नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा जीएस पेपर के लिए जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का अंतिम रिवीजन होगा जो कि आपका परीक्षा 19 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाला है। आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ चुका है, आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। और जो लोग जीआईसी प्रवक्ता आश्रम पद्धति का फॉर्म भरे होंगे उनका एग्ज़ाम डेट है 26 सितंबर 2021। उनका एडमिट कार्ड 16 के बाद जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें जीएस सेक्शन में 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और आपके सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन का पेपर होगा ये, और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 3 क्वेश्चन यदि आपका गलत हो जाता है तो एक सही क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसके पहले भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, इन सब का अंतिम रिवीजन अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के सोच रहे हैं तो इससे बढ़िया मौका अभी आपको नहीं मिलेगा। अनअकैडमी स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है जिसमें 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER तो 10% आपको जो है यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा और 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यानी कि एजुकेटर कोड यदि आप हमारा एग्जाम लर्नर फिल करते हैं तो 10% तो ये एजुकेटर कोड का हो गया डिस्काउंट, और 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको अनअकैडमी की तरफ से टोटल 20% का डिस्काउंट मिल जा रहा है। तो कोई भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप, यूपीपीएससी हो गया या फिर अदर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का, तो आप जो है जल्दी से जल्दी 13 से लेके 17 सितंबर तक बीच आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आप जो है रेफरल कोड हमारा यूज़ जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जैसे 10% और 10% आपको एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा अनअकैडमी की तरफ से। तो अर्थव्यवस्था का जो पहला क्वेश्चन है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति और राज्य दोनों का। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है और मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत ही सार्वजनिक यानी कि पब्लिक एवं निजी यानी कि प्राइवेट दोनों क्षेत्रों की देश के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य यानी कि स्टेट करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति यानी कि पर्सन के हाथ में होता है। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार क्या है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। सतत विकास की अवधारणा का प्रारंभ 1962 में वैज्ञानिक रचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग और वर्ष 1968 में जीव विज्ञानी पॉल इरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम से हुआ था। लेकिन इस शब्द का वास्तविक रूप से विकास 1987 में ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर के प्रकाशन के साथ हुआ। और सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट संसाधनों के उपयोग का एक आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। और इसका उद्देश्य है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए उसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण कम से कम हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा नहीं है इसमें। तो यहाँ पे साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ये आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये आपका 2007 में शुरू किया गया था और इस मिशन का उद्देश्य था कि देश के अभिज्ञात जिलों में क्षेत्र विस्तार और सतत रीति से उत्पादकता वर्धन के माध्यम से धान, गेहूं और दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी और मृदा उत्पादकता और उर्वरता का संरक्षण करना, खेत के स्तर पर आर्थिक लाभ को बढ़ाना ताकि किसानों में आत्मविश्वास पैदा हो सके। तो ये सभी है, लेकिन इसमें साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है?
तो इसमें निर्माण आपका सम्मिलित नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी की गणना सीएसओ के द्वारा की जाती है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। इसे जो है दो आधारों पर आपका इसका गणना की जाती है। पहला ब्रांड सेक्टर्स यानी कि विस्तृत क्षेत्र, और दूसरा आईआईपी आधारित, जिसमें आपका खनन आ जाएगा, विनिर्माण आ जाएगा, विद्युत आ जाएगा, ये सभी शामिल होगा। और दूसरा यूज और बेस्ड आईआईपी, जिसके अंतर्गत बेसिक गुड्स आ जाएगा, पूंजीगत गुड्स आ जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स आ जाएगा, उपभोक्ता गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल और गैर कंज्यूमर ड्यूरेबल इसमें शामिल होते हैं। और इसमें निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन सम्मिलित नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है कौन कौन से। पहला है व्यापार एवं परिवहन, दूसरा वित्त एवं वास्तविक यानी कि स्थावर संपदा, और तीसरा है वानिकी और मत्स्यिकी। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तृतीय क्षेत्र, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका व्यापार एवं परिवहन, आपका तृतीयक यानी कि तीसरे क्षेत्र में आता है, और वित्त एवं वास्तविक संपदा ए भी। तो पहला और दूसरा यानी कि बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र या सेवा उद्योग आता है, जिसमें व्यापार आ जाएगा, होटल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक संपत्ति आ जाएगा, सार्वजनिक प्रशासन आ जाएगा, पत्र पत्रिकाएं, मनोरंजन एवं विदेशी क्षेत्र, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पहला और दूसरा सही होगा। वानिकी और मत्स्यिकी ये आपका प्राथमिक सेक्टर का है। अगला क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है कितना। तो अभी वर्तमान में तो आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है, लेकिन ये 14वें वित्त आयोग का क्वेश्चन पूछा गया। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा 42%। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई रेड्डी। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजनीय निवल कर राजस्व में से 42% राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की थी, जबकि 15वें वित्त आयोग ने यह 41% की सिफारिश की है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एन के सिंह हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, प्रभावी राजस्व घाटा पूछा गया। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम क्या पाते हैं, तो प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान का अंतर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है। तो यह होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ये विकल्प सही हो जाएगा। 6 अगस्त 1952 को गठित राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग द्वारा तैयार की गई। अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, आपको पता होगा। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। तो पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करती है ये, और इसके अनुमोदन के पश्चात योजना संसद में प्रस्तुत की जाती है, और जहां अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर यह सरकारी योजना बन जाती है और उसका प्रकाशन कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है पंचवर्षीय योजनाओं को भी समाप्त कर दिया गया है जब से नीति आयोग बना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है, तो योजना आयोग का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग एक संविधानेतर परामर्शदात्री निकाय है, यानी कि इसका संविधान में कोई बर्डन नहीं है योजना आयोग का। वो पूछा जाता है योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। और भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का गठन किया गया। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और नीति का फुल फॉर्म होता है NITI का जो फुल फॉर्म होता है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि था 2012 से लेकर 2017 तक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। एक तरफ योजना दिया गया है, दूसरी तरफ कार्यक्रम दिए गए हैं। तो आपको कोड के माध्यम से बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं। प्रथम योजना का कार्यकाल जो था यानी कि समय 1951 से
1956 तक था। और इसका संबंध हो जाएगा आपका सामुदायिक विकास से, तो ये का दूसरा हो जाएगा। द्वितीय योजना का समय था 1956 से 1961 तक। इसका संबंध होगा तीव्र औद्योगिकीकरण से, तो दूसरे का यानी कि बी का पहला हो जाएगा। तृतीय योजना का समय था 1961 से 66 तक, और इसका संबंध हो जाएगा आपका आधारभूत उद्योगों का प्रसार से, तो सी का तीसरा। और चतुर्थ योजना का 1969 से लेकर के 1974 तक था इसका समय, और इसका संबंध हो जाएगा आपका स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि, तो डी यहाँ पे डी का हो जाएगा पाँचवा। और पंचम योजना, इसका जो समय था 1974 से लेके 1979 तक, तो इसका संबंध होगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से, यानी कि ई का हो जाएगा चौथा। 2, 1, 3, 5, 4 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो 2, 1, 3, 5, 4 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो पहला जो दिया गया, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, बिल्कुल सही है। और दूसरा, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है जो कि 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो पूछा गया पूर्णकालिक अध्यक्ष, तो बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। और इसका गठन जनवरी 2015 में हुआ था, 1 जनवरी 2015 को, बिल्कुल सही है। और डी है, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी आपका सही है। बी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है। तो किया गया है नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है अब, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। तो यह कहलाता है आपका गर्म मुद्रा, ये विकल्प सही हो जाएगा। वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वह गर्म मुद्रा यानी कि हॉट मनी कहलाती है। और निवेशकों द्वारा उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्ति के लिए इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक को कितने रुपए तक करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन, 10,000 रुपये तक करेंसी नोट छापने का अधिकार है किसको, तो आरबीआई को। अगला प्रश्न है, काली मुद्रा क्या है। तो काली मुद्रा ये आपका यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है, वह काली मुद्रा कहलाएगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ब्याज दर को कम करना, ये आपका मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। और ब्याज दर कम करने का परिणाम निवेश तथा उपभोग में वृद्धि के रूप में होगा जो मुद्रास्फीति को और यह बढ़ाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था कब। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1969 में भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। और इस दौरान 14 वाणिज्यिक बैंकों जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को। और वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है, तो 11। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि जून 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पैनल के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। अभी इनकी अध्यक्षता में ही नई शिक्षा नीति भी तैयार की गई है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे अब आपको जो है ध्यान देना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो वह हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन, चालू मासिक स्तर। भारत में बेरोजगारी मापन के लिए NSSO द्वारा 3 विधियाँ अपनाई जाती हैं, जिनमें
पहला है सामान्य प्रमुख स्तर, एक यानी कि किसी व्यक्ति को बेरोजगार माना जाएगा यदि पिछले वर्ष के दौरान एक लंबी अवधि यानी कि 183 दिनों तक के लिए वह व्यक्ति काम नहीं कर रहा था परंतु कार्य के लिए उपलब्ध था या कार्य खोज रहा था, तो आपका सामान्य स्तर में आ जाएगा। और दूसरा चालू साप्ताहिक स्तर, यानी कि इस विधि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में एक दिन में कम से कम 1 घंटे का भी लाभदायी कार्य नहीं करता है जबकि वह कार्य के लिए उपलब्ध है या कार्य खोज रहा है तो उसे बेरोजगार माना जाएगा। और तीसरा चालू दैनिक स्तर के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति दिन में 1 घंटे का भी रोजगार नहीं पाता है जबकि वह कार्य हेतु उपलब्ध रहता है तो उसे भी बेरोजगार माना जाएगा, वो चालू दैनिक स्तर के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ये आप सबको पता होगा, एलपीजी ईंधन से संबंधित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन एलपीजी उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन की टैगलाइन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है अटल पेंशन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो इसका घोषणा हुआ था बजट 2015-16 में ही। अटल पेंशन योजना यानी कि एपीवाई असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक अति महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसकी घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2015-16 के आम बजट में किया था और प्रधानमंत्री ने इस योजना की औपचारिक घोषणा 9 मई 2015 को कोलकाता में की थी, परंतु यह योजना 1 जून 2015 से लागू हुई और इस योजना ने पूर्व की स्वावलंबन योजना का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 2005 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो कि पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, ये 5 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ था और 2 फरवरी 2006 से इसे लागू किया गया और 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा कर दिया गया। तो मनरेगा इसका नाम बदलकर 2009 में किया गया था, पहले इसका नाम था नरेगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो वह था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए आदर्श वाक्य था आवर सेंसस आवर फ्यूचर यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका उपयोग किया गया था। और वर्ष 2011 की जनगणना देश की 15वीं कौन सी क्रम की जनगणना थी? तो देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो ये गुजर रही है निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर के साथ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत क्या था? तो 2001 से 11 के दौरान पूछा गया है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा 17.7%। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही और वर्ष 2001 और 1991 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर 2001 में था 21.54% और 1991 में था ये 23.87% और 2001 की जनगणना में भारत की जनसंख्या देखा जाए तो 1028.73 मिलियन थी, कभी कभी पुराना भी पूछा जाता है। और 2011 की जनगणना में बढ़कर यह कितना हो गया? तो आपका हो गया 1210.85 मिलियन। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2001 से 2011 के दौर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई किस राज्य में? तो ये दर्ज किया गया था मेघालय में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय था, यहाँ की दशकीय वृद्धि दर थी 27.9%। और एक क्वेश्चन पूछा था जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जो है न्यूनतम जनसंख्या दर्ज किया गया? तो वह था नागालैंड।
अगला प्रश्न है अब, भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है कब? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 2001 से 2011 के मध्य। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अभी आपको बताया गया 2001 से 11 के मध्य कितना था, तो 17.7% था, जो कि सबसे कम रही है। यदि 1991 से 2001 के बीच देखा जाए तो यह था 21.54%, और 1981 से 91 में यह 23.87% था, और 1961 से 71 के दौरान यह 24.80% था। तो सबसे कम था 2001 से 11 के मध्य। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः कौन से हैं? तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व। तो दोनों ही याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात क्या है, यानी कि लिंग अनुपात पूछा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 943 है। भारत में पुरुष स्त्री अनुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कितना है, 943, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो दोस्तों ये था आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।